औरंगज़ेब के वक्त का ही बात है कि जब जाटों ने विद्रोह कर दिया था आगरा के पास और अकबर की कब्र खोद कर उसमें से हड्डियाँ निकाल कर आग में फेंक दी थी। जब 1957 के बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन अंग्रेज़ों ने लागू किया, तब बिकॉज उन्होंने भारतीय पॉलिटिशियंस को या भारतीय लोगों को कुछ पावर्स दिए, अधिकार दिए, क्या ये अंग्रेज़ों के अगेंस्ट की उनकी लड़ाई या उनकी जो आग थी अंदर की वो कम हो गई थी? देखिए, कनाडा में खालिस्तानियों ने विद्रोह किया, हिंदू सभा के मंदिर पे अटैक किया, उसका काउंटर कौन कर रहा है इस वक्त? हु हैज़ द स्ट्रीट पावर विद देम? हरियाणवी लड़के हैं जो वहाँ पे खड़े होकर खालिस्तानियों को जवाब दे रहे हैं। आज मैंने वीडियो देखा। सर छोटूराम आगे बढ़े, और ऐसा नहीं है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाटों की बात उठाई, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे अजगर का। अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, ये चारों। नमस्कार, रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के एपिसोड में आज हमने अर्जुन कादियान जी से बात की। अर्जुन जी ऑथर है तथा वो हरियाणा के चिंतक भी है। उन्होंने द लैंड ऑफ गॉड्स, द स्टोरी ऑफ हरियाणा करके किताब लिखी है जो रूपा पब्लिकेशन के माध्यम से प्रकाशित हुई है। आज हमने अर्जुन जी से हरियाणा के पॉलिटिक्स की हिस्ट्री की बात की। हरियाणा जब एक स्वतंत्र राज्य इस्टेब्लिश हुआ 1966 में, उसके पहले हरियाणा में क्या राजकीय पार्श्वभूमि थी, इसकी हमने बात की। आप इस एपिसोड को सबके साथ शेयर कीजिए। हरियाणा के इस राजनीति के इतिहास को आज हम फिर से एक बार दोहराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजॉय द शो। नमस्ते अर्जुन जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पॉडकास्ट के एपिसोड्स आए जा रहे हैं, आप अच्छा कर रही हैं, ग्रो करती रहें। थैंक यू सो मच जी। अर्जुन जी, आज हम बात करेंगे जब हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य एस्टेब्लिश हुआ, उसके पहले हरियाणा के राजनीति की जो पार्श्वभूमि थी इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब 1857 में जब संपूर्ण भारत एक तरह से अंग्रेज़ों ने काबू कर लिया था, तब भारत ने आवाज़ उठाई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उस समय में उस आवाज़ में हरियाणा रीजन के तब हरियाणा पंजाब रीजन एक ही था, तो इस रीजन के ऐसे कौन से चेहरे थे, कौन से लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया या योगदान दिया है? जी, आपके प्रश्न के ना दो हिस्से मुझे समझ आए। एक तो आपने क्योंकि शुरुआत की कि आप जानना चाह रहे हैं कि 1857 से पहले की या हरियाणा प्रदेश स्वतंत्र प्रदेश बनने से पहले की हरियाणा के अंदर क्या पॉलिटिकल रूट्स रही हैं। तो उसके बारे में तो वैसे जैसे आपने बुक का कवर भी देखेंगे ना, तो जो वो पेंटिंग है वो एक्चुअली महाभारत की है। तो अगर भगवद गीता का सार हुआ यहाँ पर, हरियाणा की ही भूमि पर महाभारत का युद्ध हुआ, हरियाणा की ही भूमि पर जो अगर आप मतलब हिस्टोरिकली एक आप सबसे बड़ा कोई इवेंट देखते हैं जो वेल डॉक्यूमेंटेड भी रहा हो, और जिसके अंदर आप फैमिली पॉलिटिक्स हो गई या रीजनल पॉलिटिक्स हो गई या पावर डायनामिक्स हो गए जो आप अच्छे से देखते हैं, वो किसी अगर एक एपिक में मिलता है वो आपको महाभारत में ही मिलता है। तो हरियाणा की धरती पर तो हमेशा से ही एज अ कॉन्सिक्वेंस अगर आप पॉलिटिक्स देखें तो यहाँ की बड़ी रोचक सी रही है। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर महाभारत के अलावा अगर आप मैं किताब के अंदर भी यही बात आर्ग्यू करता हूँ कि हरियाणा हैज़ बीन द लैंड ऑफ इंडिक सिविलाइजेशन, धार्मिक सिविलाइजेशन का गढ़ रहा है हरियाणा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। परंतु दिल्ली की सल्तनत पर कब्ज़ा पाने के लिए और जब से इस्लामिक इन्वेडर्स आने स्टार्ट हुए, उनकी इच्छा ये थी कि इस पूरे देश को भी मुस्लिम बनाया जाए। उस प्रोसेस के अंदर दिल्ली तक आना या आगे देश में कहीं जाना, उसका रास्ता निकलता था हरियाणा से। अच्छा। तो हरियाणा अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट से आएगा तो उसको हरियाणा क्रॉस करके ही दिल्ली जाएगा। दूसरा रास्ता पड़ता था राजस्थान की तरफ का, पर वहाँ पर इतना रेतीला इलाका था कि कोई क्रॉस करना वाज अ चैलेंज। तो आप कौन से एरिया से अच्छे से आप क्रॉस करके दिल्ली पहुँचे या पूरे देश में आगे पहुँचे, वो हरियाणा से होकर निकलता था। तो
मिडीवल टाइम्स के अंदर, जिनको हम अगर ये माने 700-800 ईस्वी के बाद का जो वक्त है, उसके अंदर ये इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हुई, जिस वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है ये एक तरह से एनार्की में छा गया, या एक तरह से यहाँ पे इतनी उथल पुथल हुई, और लैंड ऑफ इंडिक सिविलाइजेशन बिकेम अ बैटल ग्राउंड ऑफ सिविलाइजेशंस, क्योंकि एक तरफ धार्मिक सभ्यता है जिसका परचम यहाँ पर लॉन्गेस्ट टाइम से फहरा हुआ था, और दूसरी तरफ एक और सभ्यता आती है जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, और उसके अंदर जितने भी युद्ध हुए थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, हरियाणा ने अलग अलग वो युद्ध देखे। तो आज आप किसी भी जगह से कोई भी रास्ता अगर देखें हरियाणा के अंदर आने का, सब जगह पर कोई ना कोई किसी ना किसी का कोई महत्वपूर्ण युद्ध ज़रूर हुआ है। चाहे आप करनाल देख लें, तरावड़ी देख लें, शाहबाद देखें, अम्बाला देखें, आप सरहिंद का जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, सरहिंद में आते हैं, तो सरहिंद से आते हैं तो आप ये सारे एरिया, कुंजपुरा हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, खरखौदा हो गया, या उस तरफ अगर आप देखते हैं तो हाँसी, हिसार, अग्रोहा, तोशाम, रोहतक, सब जगह इस तरह के बहुत युद्ध हुए हैं। तो फॉर इमेजिन करिए आप, लगभग 1000 वर्षों तक हरियाणा के अंदर इस तरह की बैटल्स होती रही, और वो बैटल्स क्या थी? वो बैटल्स राजनीतिक बैटल्स ही तो थी। बैटल इसलिए थोड़ी कर रहे थे कि भाई उनको मतलब वो रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए था, सल्तनत ताकत पाने का एक वो था, और जिसके पीछे एक मोटिवेशन रही हुई थी, वो रिलीजियस कन्वर्जन भी हुई हो सकती है अमंग्स मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो ये हिस्टोरिकली हरियाणा के अंदर जो चौधर, जो हरियाणा रूट समझते हैं, वो चौधर वर्ड से अच्छे से रिलेट करेंगे, तो चौधर का रोड़ा बहुत पुराना रहा है। तो चाहे आप, मैंने आपको एंशिएंट टाइम्स के अंदर मैंने आप महाभारत की बात बताई, और मैं आपको मिडीवल टाइम्स के अंदर बता रहा हूँ कि कितना ये कॉन्फ्लिक्ट से भरा जोन रहा। हरियाणा 57 से पहले, 1857 क्रांति से पहले हरियाणा के अंदर लगभग आप ये समझिए, और ये काफ़ी बड़े बड़े हिस्टोरियंस इसको एक 100-125 साल का जो एरिया है उसको एनार्की बोलते हैं। विलियम डालरिम्पल ने ये किताब अपनी एनार्की लिखी है, पर उससे पहले इंडिया के मशहूर हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस फेज़ को जो 17 सेंचुरी का जो फेज़ है उसको, 18 सेंचुरी का फेज़ है उसको एनार्की तक नाम दिया। वो एनार्की क्या थी? वो एनार्की ये थी कि जो हरियाणा का, वैसे तो पूरे देश के अंदर उन्होंने आर्ग्यू किया है, मैं आपको हरियाणा का परिवेश बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर जैसे ही मुग़ल कंट्रोल धीरे धीरे, या औरंगज़ेब की मौत के बाद धीरे धीरे हर जगह से बहुत सारी पावर्स जो उसके रिलीजियस बिगटरी को काउंटर करने के लिए इवॉल्व होने लगी, ठीक। तो हरियाणा के अंदर भी, तो मेरे ख्याल से अगर 1707 है मेरे ख्याल से जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, तो 1707 से अगर आप 1857 का वक्त देखें या 1803 का वक्त देखें, क्योंकि 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जब हुई थी, तो उसके बाद एक संधि हुई थी। उस संधि का नतीजा ये था कि हरियाणा का जो पूरा क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया था। पर 1707 से अगर 1803 का वक्त देखें, लगभग 100 साल है, हरियाणा के अंदर हर तरीके से एनार्की फैली हुई थी। कौन थे यहाँ पे खिलाड़ी जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो युद्ध कर रहे थे, कैसे मैनेज हो रहा था? बिफोर आई गेट हेड, आई थिंक आई शुड ऑल्सो मेक इट क्लियर फॉर योर व्यूअर्स, द डेमोक्रेटिक आइडियल्स आर वेरी वेरी ओल्ड, आर एंशिएंट इन दिस कंट्री। आपके डीएनए में है डेमोक्रेटिक आइडियल्स, बट मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो आज शायद 125 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। सच में अगर हम ये समझते हैं कि हमारे, आप हो गए, आपके व्यूअर्स हो गए, हमारा देश ऐसे ही ऑपरेट किया हुआ है कि हर एक जाति, बिरादरी या धर्म संप्रदाय के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक डेमोक्रेटिक आइडियल से के हिसाब से चीज़ें चलती रही हैं, ग्रो करती रही हैं। बट मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर, जिसके लिए आप बैलेट पे जाकर वोट करते हैं या बूथ पे जाकर आप वोट करते हैं, इज़ अ रीसेंट प्रोडक्ट। सो समबडी में टेल यू कि भाई ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, परहैप्स आर यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट, दे आर नॉट। हमारे लिए तो हमारे रूट्स के अंदर है। अगर आप पंचायतों की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी वहाँ पर भी थी, सच में, ठीक। तो हैविंग सेड दैट, 1803 तक का जो ये लगभग 100 साल का जो वक्त था, उसके अंदर अलग अलग प्लेयर्स, सिख उठने स्टार्ट हुए थे नॉर्दर्न रीजन में। तो अगर आप अम्बाला कुरुक्षेत्र का एरिया देखें, वहाँ पे सिख राजा इवॉल्व होना स्टार्ट हुए थे। वो कैसे स्टार्ट हुए थे कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद गुरु गोबिंद सिंह जी गए, उसके बाद बंदा सिंह बहादुर आए। बंदा सिंह बहादुर ने एक अलग पॉलिटिकल और मिलिटेंट, एक बैक्ड बाय रिलीजन एक ऑरा दिया सिख धर्म को। उसी टाइम पे जत्थेदार बने। उसी टाइम पे जो सिख फेथ था वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ, इतना सॉलिडिफाई हुआ इन द सेंस
कि वो अपने अलग अलग गढ़ बनाना चाह रहे थे, राखी कर रहे थे वो। तो एक राखी करने का, राखी सिस्टम बोलते हैं उन्हें, तो मतलब हिस्टोरियंस उसके बारे में रखते हैं, बट ये है कि एक क्षेत्र पर किसका कब्जा है, तो सरदारी का आइडिया बोल दो आप, वहाँ से शुरू हुआ। उसी तरह से जाट्स इवॉल्व हुए। तो जाटों का, इनफैक्ट जाट्स का बहुत बड़ा रोल था सिख धर्म के अंदर। मेरे ख्याल से छठे गुरु के समय था कि जब मीरी पीरी का कॉन्सेप्ट आया था कि आपके पास उसी टाइम पर बहुत सारे जाटों ने सिख धर्म ज्वाइन किया था। और जाटों ने जब सिख धर्म ज्वाइन किया, उससे पहले सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा फोकस भक्ति पे था, उसके बाद मिलिटेंट कैरेक्टर भी आया कि अगर आपको अपने धर्म को डिफेंड करना है तो आपको तलवार उठानी पड़ सकती है। तो तलवार उठाएगा कौन? तलवार वो उठाएगा जिसका मिलिटेंट कैरेक्टर हो सकता है, हु कैन परहैप्स होल्ड द स्वॉर्ड एंड द प्लो विद द सेम हैंड एंड सेम माइट। वो कौन बन रहे थे? वो जाटों ने बैक किया। जाट जो सिख धर्म में नहीं गए वो कौन हो गए? जैसे महाराजा सूरजमल इसी वक्त में दौर में आए थे, या जाट कई ऐसी सल्तनतें, कई रियासतें बनना स्टार्ट हुई। इसी दौर का समय है जब मतलब औरंगज़ेब के वक्त का ही बात है कि जब जाटों ने विद्रोह कर दिया था आगरा के पास, और अकबर की कब्र खोद कर उसमें से हड्डियाँ निकाल कर आग में फेंक दी थी। तो ये बहुत, आप इमेजिन करिए कि औरंगज़ेब देश के मतलब सबसे बड़ा वो इस वक्त मुगल एम्परर हैं, और उनके दादाजी की कब्र खोद कर जाटों ने फूंक दी। ये जाट सब हरियाणा से थे? जाट्स इस रीजन से थे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आप समझिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, दे आर अ वेरी रीसेंट कॉन्स्ट्रक्ट कंपेयर टू द लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। अगर आप आज ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का यही भूगोल पड़ता है या महाराष्ट्र का यही रीजन पड़ता है, तो वो इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने किसी तरह से इमेजिन किया था इस देश के स्ट्रक्चर को, और उन्होंने जो पॉलिटिक्स हमें दी है, उस पॉलिटिक्स के बाद, आज़ादी के बाद, उस पॉलिटिक्स का क्या एक्सप्रेशन बना है, उस वजह से आज हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स देखते हैं। आज जैसे आप ये 1980s के अंदर मेरे ख्याल से रोहतक और झज्जर जिले अलग हुए थे, वो क्या रोहतक और झज्जर के लोगों के बीच में कोई फ़र्क है? या उनकी सोच में, उनके खाने पीने में, या उनके रहन सहन में कोई फ़र्क नहीं है। बट ये डिवीज़न क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं आर अ रीसेंट कॉन्स्ट्रक्ट in terms of the larger longer history of this country or this region as well. Now 1707 से ये 1803 का जो दौर है, तो जाट आए, उसी तरह से सिख आए, उसी तरह से यहाँ पे अंग्रेज़ भी आए थे, यहाँ पे फ्रेंच भी थे, यहाँ पे मराठे भी थे। तो महाराष्ट्र से निकल कर मराठों ने यहाँ पर वो बोलते हैं ना, अटक से कटक तक का मराठों का कब्जा था। तो चाहे वो यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए लॉन्ग टर्म ना रहते हों, बट उनकी प्रेजेंस, उनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो कभी भी आकर यहाँ पर इस रीजन को कंट्रोल कर सकते थे। कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस मराठा हिस्ट्री की स्टोरी के अंदर, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज़ कि मराठे भी यहाँ पर थे, फ्रेंच भी यहाँ पर थे, इंग्लिश भी यहाँ पर थे, जाट यहाँ पर थे, सिख यहाँ पर थे, और कई सारे लोकल मर्सनरीज भी यहाँ पर थे। अब फॉर इंस्टेंस हम लेट 1700s की बात करते हैं, आयरलैंड से एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। उसने अपनी हांसी हिसार के एरिया के अंदर उसने अपनी सल्तनत बना ली थी। तो अ मैन, इमेजिन एन आयरिश मैन मेकिंग यू नो एक अपना छोटा सा एक किंगडम बनाना, तो इज अ रिमार्केबल स्टोरी ऑन इट्स ओन। बट ये जितने भी लोग थे या जितने भी ग्रुप्स थे, दे वर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो कई बात में या कई सेंस में यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस फेज ऑफ पीस नहीं आ पाया। लोग डिपेंडेंट ताकतों पर नहीं थे, लोगों आपस में डिपेंडेंट थे। जो 36 बिरादरियां हैं या अलग अलग कास्ट हैं, उनके पास और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि उनकी सर्वाइवल तो आपस में इकट्ठे रहने से ही थी, क्योंकि कभी भी युद्ध हो सकता था, और अगर युद्ध नहीं होता तो आप मानसून के मारे जाते थे। क्या कर सकते थे आप? आपको पेट पालने के लिए आपको खेती करनी है, खेती मानसून पे डिपेंडेंट है। ये तो रिसेंट है ना कि आज आप ट्यूबवेल भी बना सकते हैं, नहरें काट सकते हैं। उस वक्त एक नहर बनी थी 13वीं सदी 1300 समथिंग के अंदर, फिरोज शाह तुगलक ने जो बनाई थी। तो उसके बाद तो बना ही नहीं। मतलब आप ये इस रीजन को आप समझिए कि, और उन्हीं चीज़ों की वजह से मेरा मानना ये है, क्योंकि आप कहते हैं कि 100 साल के अंदर लगभग 4 जनरेशन जीती हैं। तो अगर आप 800 से 1800 देते हैं, 1000 साल हो गए, तो 1000 साल के अंदर 10 इंटू 4 मतलब 40 जनरेशंस यहाँ पे जीकर मर चुकी हैं, और उन 40 जनरेशंस ने क्या क्या नहीं देखा हो। और ये सारे स्ट्रगल ने, ये सारा स्ट्रगल उनके डीएनए में मुझे लगता है कि एम्बेड हो गया है। तो व्हाट इज़ दैट डीएनए? दैट डीएनए इज़
स्ट्रेंथ, इट इज़ अणक, मतलब एटीट्यूड है, वो डीएनए के अंदर वो स्पिरिट है कि आप कम व्हाट में वी कैन फेस वॉट एवर कम्स आवर वे, नेवर डाई स्पिरिट है। ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, आपको कल्चरली कहीं पे आपको ट्यून कर देती हैं कि आपको इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। आपकी जंग आपकी खुद से है। जो रेसलर युद्ध करने जा रहा होता है या कंपटीशन में कहीं पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव इवेंट्स में होता है, वो जज्बा वो कहाँ से लेकर आ रहा होता है? वो जज्बा वहाँ से लेकर जहाँ पर उसकी एंसेस्ट्री कर रही है। वो अपने या तो गुरु को मान रहा होता है या अपने प्रीवियस सीनियर्स को मान रहा होता है। मैं नीरज चोपड़ा वाली किताब की अगर आपको बात करूँ तो उसके अंदर भी बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि एवरी पर्सन हु डज समथिंग इन लाइफ, वी आर ऑल स्टैंडिंग ऑन शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। कोई व्यक्ति है जो हमारी प्रेरणा बनता है, सच में। और वही जो व्यक्ति है उसके पीछे उसको भी किसी ने प्रेरणा दी थी। सच में। तो जब कोई व्यक्ति कुछ करने जा रहा होता है या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है, उसके पीछे उसकी जनरेशंस हैं। और वो उसका रिफ्लेक्शन है जो वो इतने पैशनेटली वो कोई काम कर पाता है। तो चाहे आप इस क्षेत्र के, हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो लोगों के अंदर जो वो स्पिरिट है, वो जज्बा है जीने का, जो कुछ नया करने का, बेखौफ निडर ढंग से, चाहे आप सियाचिन के ग्लेशियर पे युद्ध करवा लो उनसे, चाहे आप उनसे समंदर में भेज दो, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वो कॉन्फिडेंस इसी वजह से आता है क्योंकि उन्होंने इतना ही ट्रबल झेला है। एंड इनफैक्ट ये तो एक्सपोजर और एजुकेशन की कमी थी। आज के टाइम पे हरियाणवी अगर बात करें तो चाहे आप बिजनेस वर्ल्ड देख लीजिए, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड देख लीजिए, या आप मिलिट्री देख लीजिए, या फिर मॉडर्न साइंसेस देख लीजिए, हरियाणवी कहीं पे पीछे थोड़ी हैं। तो वो कहाँ, ये स्पिरिट कहाँ से आई? आपको शायद उनको वो कॉन्फिडेंस की कमी थी या उनको उस एक्सपोजर की कमी थी। जैसे ही वो एजुकेशन एक्सपोजर मिला, देयर इज नोबडी हु कुड स्टॉप देम। तो ये सारी चीज़ें आपको, मुझे लगता है वो जो 1000 साल का वो जो एनार्की बनी हुई थी इस क्षेत्र के अंदर, उसने धीरे धीरे उसके अंदर वो स्पिरिट ऐड की है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, द सेकंड पार्ट ऑफ इट, 1803 में जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो उसके अंदर मराठों को हराकर अंग्रेज़ों ने दिल्ली के थ्रोन पर कब्जा कर लिया था। जो कब्जा करने का मतलब ये नहीं है कि थ्रोन पे वो बैठे थे, कब्जा करने का मतलब ये है कि उनके की एडवाइज़र्स, उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी की सारी अंग्रेज़ों के हाथ पे चलती है। अंग्रेज़ डिसाइड कर रहे थे उस देश में इस वक्त होना क्या था, मराठों को हराकर। अब उसी युद्ध के अंदर ये क्लियर हो गया था कि ये जो एरिया है ये अंग्रेज़ों के पास चला गया। बट अंग्रेज़ों का जो रूल था वो हरियाणवियों ने बड़ी आसानी से एक्सेप्ट किया नहीं। 1803 से लेकर 1810-11 तक रिपीटेडली जो एरिया उनके कब्जे में आया था, जो एरिया उन्होंने अपने लिए ही पार्सल आउट किया था, उन सारी जगह कुछ ना कुछ अच्छे युद्ध हुए थे। लोगों ने बहुत आसानी से गिवन नहीं किया था। हरियाणवी ने कोई बड़ी आसानी से नहीं बोल दिया था आओ अंग्रेज आप भी आ गए, आप भी वेलकम है, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। तो चाहे आप दुजाना देखिए या आप बेरी का हिस्सा देखिए या आप हिसार की तरफ का एरिया देखिए, तो कोई ना कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और वो कॉन्फ्लिक्ट्स इनके साथ थे, लोकल प्लेयर्स के साथ थे कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि दीज पीपल हैव बीन लिविंग इन एनार्की फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये एक फ्रेश एडिशन या फ्रेश प्लेयर कौन आ गया, ठीक। और अंग्रेज़ जब आए थे, ये हमारी जितने भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो ये बात रिपीटेडली पॉइंट आउट करवाती है हमसे कि अंग्रेज़ जब आए थे वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बिजनेस कर रहे, वो दे केम इन एज ट्रेडर्स, बट दे इंटरवीन एंड इंटरप्टेड मेनी ऑफ आर वेज एंड थॉट्स एंड प्रोसेसेस। तो चाहे हम मॉडर्न जुडिशरी की बात करें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंग्लिश इंटरफेरेंसेस। इट मे बी गुड, मे बी बैड, वॉट एवर, वी आर नॉट गेटिंग इन टू दैट। बट आज जिस तरह से आप इस देश का ढांचा देखते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल, उसके अंदर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश इंटरफेरेंस। ऑफ कोर्स दे हैड आल्सो टेकन लेसन्स जो उससे पहले चल रही थी बातें। अब सेकंड चीज़ इसी दौर के अंदर क्या हुई कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल की बात तो अलग थी, रिलीजियस इंटरफेरेंसेस भी हुई, कन्वर्जन्स भी होनी स्टार्ट हुई, इंग्लिश भाषा इंटरफेरेंस होनी स्टार्ट हुई। तो जिस तरह से यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनके जो तौर तरीके थे उनसे डिपार्ट करवाया जा रहा था, और वो नोइंगली नहीं होता। आप इस तरह के समझिए कि अगर इस देश के अंदर अंग्रेज ना रूल कर रहे होते और शायद पोर्चुगीज रूल कर रहे होते तो हमारी भाषा कुछ और बोल रहे होते हम। इटालियंस अगर राज कर रहे होते तो इटालियन बोल रहे होते हम।
बट अगर कोई संस्कृत के कोई राजा ऐसे होते जो संस्कृत में या संस्कृत बोलने में विश्वास कर रहे होते, हम सभी इस वक्त संस्कृत बोल रहे होते। तो इसी वजह से अगर प्रधानमंत्री किसी समय पर ये बोलते हैं कि अपनी रूट्स में जाइए, अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं भाषा के बारे में, अगर हमारे कई साइंटिफिक पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट्स इस वक्त पुश किए जाते हैं हिंदी में लिखे जाएं, उसके पीछे भी यही थॉट प्रोसेस है कि हम अपने रूट्स को पहचान कर उन पर गर्व महसूस करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब हमारी नींव स्ट्रांग होगी तभी तो हम ऊपर उठेंगे। सच में। ठीक, तो 1700 से 1803 का वक्त हो गया, और 1803 से 57 का जो वक्त है उसके अंदर अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत इंटरफेरेंसेस करनी स्टार्ट की। यस। अब वो इंटरफेरेंसेस जो थी वो बहुत पहले तो ये 9-10 साल जो थे उसके अंदर बहुत काउंटर एक्शंस हुए, but eventually with the strength of firepower, with the strength of resources, the British were able to take firm control over these lands. परंतु 1803 के अंदर युद्ध के अंदर जो लोगों ने मराठों का साथ दिया था उन सबको पनिशमेंट भी मिली थी। ये जो लैंड पार्सलिंग आउट हुई थी उसके पीछे एक कारण यही था कि एक जगह से लेकर, क्योंकि आपने बगावत की थी, आपसे ज़मीन लेकर इधर गई, अच्छा, वो अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रोल में रख ली, तो उसी तरह से माहौल बना हुआ। तो नेचुरल है कि एक सेंटिमेंट ऑफ रिबेलियन वो तभी बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक, अब इन कुछ 30-40 वर्षों के अंदर अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर अपने आप को, अंग्रेज़ों की अपनी पॉलिटिक्स चल रही थी, देवर राइवलरी जो उनकी फ्रेंच के साथ चल रही थी ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म और ग्लोबल स्केल, या एट द सेम टाइम उनके लिए कोई और चीज़ें, जैसे दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एंड बॉर्डर्स, तो उस तरह की बड़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो अंग्रेज़ जब इस सारे पूरे प्रोसेस के अंदर अपने आप को सॉलिडिफाई कर रहे थे या अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे थे, तो हरियाणा एक रीजन था जो उनके लिए एक अच्छा वो स्टेट बना हुआ था जहाँ पर उन्होंने अपनी रिजॉर्व स्ट्रेंथ की। तो अम्बाला का जो रीजन है, अम्बाला के अंदर अगर कंटोनमेंट बनी है, ये 1840s की बात है, 1820s की बात है इनफैक्ट। 20s के अंदर करनाल में कंटोनमेंट थी जिसके रिकॉर्ड्स आपको पता है, करनाल कंटोनमेंट, फिर उसके बाद अम्बाला गई थी मेरे ख्याल से 1843 में। और उसके पीछे कारण क्या था कि करनाल के पास से यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी बहती है और वहाँ पर जब भी मौसम बिगड़ता था, पानी इकट्ठा होता था, कॉलरा या डायरिया या अलग अलग बीमारियाँ पनपती थी। अच्छा। तो वो बीमारियाँ सैनिकों को भी होती थी, वो ऑफिसर्स को भी हुआ करती थी। उस टाइम पर सिविल सर्जन या मेडिकल सर्जन, एक सिविल सर्जन हो गया, एक आर्मी पर्सनल हो गया और एक सिविल पर्सन हो गया, ये दीज वुड मेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी जो रूल करा करती थी एक रीजन को, गवर्न किया करती थी एक रीजन को। नाउ हैविंग सेड दैट, सो 1843 के अंदर कंटोनमेंट शिफ्ट हो गया अम्बाला के अंदर। आप ये समझिए इस दौर के अंदर रिलीजियस कन्वर्जन्स भी हो रही थी, क्रिश्चियनिटी के कन्वर्जन्स हो रहा था। There were also people who were upset about British or the English taking over control, and there were also many other rivalries. So 57 ये क्रांति के अंदर न्यूमरस फैक्टर्स की वजह से पूरे देश के अंदर एक व्यापक तरीके से एक हवा बनने लगी कि भाई अंग्रेज़ों को खदेड़ना है। Yes. वीर सावरकर जी भी इसी बात को आर्ग्यू करते हुए किताब लिखते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके पीछे यही थॉट है कि उसको म्यूटिनी ना सोचा जाए या उसको रिबेलियन या रिवोल्ट ना सोचा जाए, वो एक्चुअली एक मेजर युद्ध था जिसके अंदर सब लोगों की भागीदारी थी। Yes. पर भागीदारी के वक्त तलवार कौन उठाएगा? वो तो फौज ही उठाएगा। मतलब वो उस पैरामीटर से अगर आप उसे देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। तो 57 क्रांति के वक्त एक कॉमन धारणा ये है कि मेरठ के पास क्रांति की आग सुलगी थी। परंतु हरियाणवी एक हिस्टोरियन है केसी यादव, जिन्होंने के और मैलिसन के रिकॉर्ड्स को यूज़ किया है और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को भी यूज़ करके ये आर्ग्यू करते हैं कि मेरठ कंटोनमेंट से लगभग 9 घंटे पहले अम्बाला के कंटोनमेंट के अंदर आग लग चुकी थी। अम्बाला कंटोनमेंट ज़रूरी क्यों थी? अम्बाला कंटोनमेंट थी नॉर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और सबसे सॉलिड कंटोनमेंट्स में थी। वहाँ पर जब ब्रिटिश ने अपने रॉयल एनफील्ड राइफल्स बनवाई और उसके अंदर जो कार्ट्रिज डलता था, उस कार्ट्रिज का जो विच वाज लीस्ट ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड बीफ एंड स्टफ, तो वो जो कार्ट्रिज है वो दमदम गया और वो अम्बाला गया और एक और जगह थी जहाँ पर ये कार्ट्रिज गया। तो अम्बाला कंटोनमेंट के अंदर वो कार्ट्रिज था और वहाँ पर ट्रेनिंग भी हो रही थी एंड लोगों ने रिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था और मर्मर्स होने स्टार्ट हो गए थे क्योंकि इससे तो धर्म भ्रष्ट होगा।
ये समझिए इस बात को कि जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं और हरियाणा जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो धर्म के बारे में बहुत रूटेड है और बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने धर्म पर। इनफैक्ट अगर हम आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, मुझे नहीं पता है किस दिन आएगा, परंतु ये बात समझिए कि कनाडा में खालिस्तानियों ने विद्रोह किया, हिंदू सभा के मंदिर पर अटैक किया, उसका काउंटर कौन कर रहा है इस वक्त? हु हैज़ द स्ट्रीट पावर विद देम? हरियाणवी लड़के हैं जो वहाँ पे खड़े होकर खालिस्तानी को जवाब दे रहे हैं। आज मैंने वीडियो देखा। तो ये स्पिरिट कहाँ से आया? क्या हरियाणवियों को किसी ने बताया थोड़ी था? वो माँ की कोख से लेकर पैदा हुए हैं स्पिरिट कि अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए खड़े रहेंगे। पॉलिटिक्स होती रहेगी क्योंकि ये जो अगेन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एज वी सी टुडे ये शायद 100-125 साल पुरानी है, बट धर्म की जब बात करते हैं वो तो अनंत काल से चला। तो धर्म की जब हम बात करते हैं उसके अंदर देव बीन फेसिंग एंड चैलेंजिंग खालिस्तानी कनाडा में। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई थी, धर्म की बात हुई और विद्रोह हुआ। तो 10 मई 1857 को जब पूरे देश के अंदर क्रांति की आग जली तो 9 घंटे पहले मतलब सुबह 9:30-10 बजे के पास ही हरियाणा के अंबाला कंटोनमेंट के अंदर आग लग चुकी थी। उस टाइम पर जो इंग्लिश फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था जनरल एंसन। जनरल एंसन अंबाला से होकर वो शिमला हिल्स में जाकर बैठे हुए थे एंड यहाँ पर नीचे आग लग गई, युद्ध शुरू हो गया। वो युद्ध जैसे ही शुरू हुआ जितने भी लोगों ने रिवोल्ट किया था या जितने भी लोगों ने रिबेल किया था वहाँ पर, उन सबको कोर्ट मार्शल कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। बट कितनों को ही कर सकते थे क्योंकि सेंटिमेंट तो हर जगह फैला हुआ था। तो उसके बाद हुआ क्या, तो उस पर एंसन बेसिकली नीचे आए। एंसन के नीचे आने के बाद उन्होंने एक दिल्ली फील्ड फोर्स बनाई। दिल्ली फील्ड फोर्स का काम ये था कि दिल्ली को वापस लेना है और दिल्ली फील्ड फोर्स बनी कहाँ से? अंबाला कंटोनमेंट के अंदर। दिल्ली फील्ड फोर्स के अंदर कुछ ऐसे भी उन टुकड़ियों को भी लिया गया था जिन टुकड़ियों ने विद्रोह किया था, उनको माफ़ भी किया गया था, उनको लिया गया था, बट इवेंचुअली छोड़ ही गए थे वो लोग। उनको जाना ही था क्योंकि उनके जो कारण थे वो बहुत बड़े थे कि जिस समाज के अंदर वो रहते हैं उस समाज में रहने के लिए, क्योंकि आपका सोशल बॉयकॉट ही हो जाता है ना। तो ये तो आज का समय है कि जब नॉन वेजिटेरियन फूड इतना ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं या कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट आप जिस क्षेत्र में हम हरियाणा में रह के बात कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर आर्य समाज का इतना बड़ा रोल रहा है कि चाहे शराब हो या मांस हो, दोनों नेगेटिव था और इनफैक्ट पब्लिकली भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता था जो पीते थे या खाते थे। वो तो समय का बदलाव है कि आज हम ऐसी बात कर रहे हैं कि कई लोग मतलब इस वक्त अगर हरियाणा को अगर उसे क्या ही बोला जाए कि इकोनॉमी का बूम बोला जाए कि सबसे बड़े बड़े ठेके 5 स्टार ठेके बने हुए हैं इस वक्त हरियाणा के अंदर। तो कुछ लोगों की जस्टिफिकेशन एक्साइज हो जाती है, एक्साइज ड्यूटी अच्छी मिलती है, कुछ की जस्टिफिकेशन मॉडर्निटी हो जाती है। दैट बीइंग अनदर स्टोरी दो। तो 1857 के अंदर यहाँ पे युद्ध शुरू हो जाता है और पूरा का पूरा हरियाणा युद्ध करता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। और हर जगह अगर आप हिसार में बात करें तो हिसार के अंदर बड़ा युद्ध होता है, आप रेवाड़ी के अंदर बात करें, आप बल्लभगढ़ में बात करें, रोहतक में बात करें, खरखौदा में बात करें, पानीपत में बात करें, हर जगह युद्ध होता है। और इस युद्ध में एक तरह से भारतीय जो है वो हारते हैं। हाँ, भारतीय हारते नहीं है। देखिए इतिहास वो लिखता है जो जीतता है। हाँ। तो उसकी नज़र के अंदर तो वही फंदे खाए हैं। हाँ। ठीक, हरियाणवियों के पास या भारतीयों के पास जो उनके पास ताकत थी उससे उन्होंने अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। अंग्रेज़ों के पास रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ थी और उन्होंने फायर पावर और रिसोर्सेज से फाइट बैक किया और वापस लिया। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानियों ने उनके माथे पर बंदूक रख के उनको निकलने को कहा और वो सक्षम ना रहे हों। दिल्ली पे कब्जा जो किया था वो हिंदुस्तानियों ने कर लिया था, वापस अंग्रेज़ों ने कब्जा ले लिया था। और अंग्रेज शायद इनसे डर गए थे, इसलिए ही क्वींस
प्रोक्लेमेशन उन्होंने लागू किया? नहीं, क्वींस प्रोक्लेमेशन की कहानी कुछ और है, वो उस पर भी मैं आता हूँ आपसे। वो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी बन गया कि भाई ये कुछ बदलाव तो लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अफेयर्स चल रहे हैं, उठ रहे हैं, हाँ, और जिस तरह के मैनेज करा जा रहा है अफेयर्स को, उस तरह से लंबा नहीं चल पाएगा। एंड इंडिया वाज अ रिच कंट्री फॉर देम, इट वाज अ money making pocket for them, so they could not let one of their richest resources to just let go. तो वो एक कारण बनता है। पर 57वीं क्रांति में एक और बात आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। जनरल एंसन शिमला हिल से नीचे आते हैं अम्बाला, अम्बाला से वो अपना मार्च स्टार्ट करते हैं दिल्ली की तरफ। अम्बाला से अगला शहर पड़ता है कुरुक्षेत्र, अगर हम दिल्ली आते हैं, कुरुक्षेत्र के बाद पड़ता है करनाल। करनाल शहर के अंदर एक चर्च और सिमेट्री है उससे लगी हुई, वहाँ पे जनरल एंसन की कब्र है। ठीक, जनरल एंसन अम्बाला से निकलते हैं और करनाल आते आते वो मर जाते हैं। उनकी कब्र पर लिखा है, और कॉमनली ये बोला जाता है कि फीवर, बुखार या इलनेस की वजह से वो मर गए। अच्छा। पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि, और ये इनफैक्ट इंटरेस्टिंग सोचने वाली बात है कि कमांडर इन चीफ, द टॉप मैन ऑफ द इंग्लिश आर्मीज फाइट बैक, मतलब अंग्रेजी हुकूमत जो सबसे ऊपर व्यक्ति बैठा है, जिसके दम पर ये युद्ध लड़ने जा रही है, वो व्यक्ति अम्बाला से आकर करनाल तक बुखार जैसी चीज से आ जाता है। तो आप कह रहे हैं ये, तो कई लोगों का मानना ये है, कई हिस्टोरियंस, लोकल हिस्टोरियंस का मानना ये है कि यहाँ पर युद्ध हुए थे करनाल और पानीपत में, और यहाँ में किसी एक युद्ध में जनरल एंसन की मृत्यु हुई, और उनको हेस्टली, जल्दबाजी में उनको दफना दिया गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका अब जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स मानेंगे तो वो बोलते हैं कि मतलब वो फीवर या बुखार से मरे, या एनी अदर such ailment, yet there are other people who would argue otherwise. yes. But more importantly being कि बड़ी hastily उनको दफना दिया गया। As a consequence change हुआ, but Delhi Field Force was ultimately, like you said, was able to take back the control over Delhi and the environs of Delhi. हरियाणा के अंदर राजा नाहर सिंह हो गए, आप राव तुलाराम, इनफैक्ट गुरुग्राम से दिल्ली जाते हैं तो एक मेजर रोड पड़ता है राव तुलाराम, मेरे ख्याल से दिल्ली के बहुत लोगों को पता भी नहीं हुआ तुलाराम कौन थे। तो राव तुलाराम, और आप इमेजिन करिए राव तुलाराम ने बगावत के झंडा उठा रखा है, पर राव तुलाराम की मृत्यु होती है अफगानिस्तान में। वो क्यों हुई अफगानिस्तान में? क्योंकि उन्होंने वो परचम फहराए रखा ना बगावत का। राजा नाहर सिंह हो गए या बाकी सब जिन्होंने भी विद्रोह किया था, उनको रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए थे 57वीं क्रांति के बाद, जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत वापस ले ली थी। तो रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए थे, उन ट्रायल्स के अंदर जिन जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को के खिलाफ काम किया था, उन सबको पनिशमेंट मिली थी, और पनिशमेंट मौत की ही थी। ठीक, राव तुलाराम चले गए थे, राव तुलाराम राजस्थान गए अलग अलग जगह सपोर्ट ढूंढने के लिए, बट अल्टीमेटली ये पास्ड अवे इन अफगानिस्तान। नाउ राव तुलाराम रेवाड़ी के उस क्षेत्र है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1803 की क्रांति में, 1803 के युद्ध में उन्होंने, उनके परिवार ने मराठों का साथ दिया था, जिस वजह से उनका जो इस्तेमदारी है, जो उनका लैंड बैंक था, वो सिग्निफिकेंटली कम कर दिया गया। तो उस परिवार के पास भी एक कारण था 57वीं क्रांति में हिस्सा लेने का, भाई आपने मेरी ज़मीन ले ली, मेरा अपने सल्तनत थी वो आपने कम कर दी, तो उनके पास वो कारण भी था। उस तरह से सबके अलग अलग कारण रहे होंगे, और सब ने अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश की, परंतु ये है कि पूरा हरियाणा में एक आग लगी हुई थी उस दौर के अंदर। जो जीटी रोड थी वो प्रोटेक्टेड रही थी 6 स्टेट्स की बदौलत। जीटी रोड वाला जो बेल्ट है वो इम्पोर्टेंट ये था, वो आपका सप्लाई लाइंस थे कि इंग्लिश फोर्सेस की मूवमेंट भी वहाँ से होगी, खाना भी इधर उधर जाएगा, बंदूकें, असला जो भी जाएगा वो वहाँ से, एक इम्पॉर्टेंट वो है। उसकी प्रोटेक्शन कुछ सिख सल्तनतों ने की थी। द सिख्स वर साइडिंग विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 वॉर, राइट, नॉट ऑल ऑफ देम, बट से मतलब उसी, क्योंकि लगभग 7-8 साल पहले ही सिख पॉलिटिक्स के अंदर भी एक, या सिख रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर भी एक बदलाव आया था, बट मोर ऑन दैट लेटर। 1858 में जब युद्ध भी पूरा हो गया, जब क्राइसिस भी पूरा रिजॉल्व हो गया, उसके बाद ये बात ज़रूर हुई कि हरियाणा का जो लैंड था, जो इससे पहले
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के हिसाब से नॉर्थ ये यूपी के साथ जुड़ा हुआ था, जो आज का यूपी है उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसको वहाँ से काटकर पंजाब के साथ जोड़ दिया गया 1858 की क्रांति में, क्योंकि हरियाणवियों ने विद्रोह किया था और धूल चटाई थी अंग्रेज़ों को। उस वजह से उनको सज़ा देने के लिए हरियाणा का जो आज का क्षेत्र है उसको पंजाब प्रोविंस के साथ जोड़ दिया गया था। अच्छा। और इस वजह से आप इस सिचुएशन में खड़े हैं कि 90 साल बाद भी, या शायद आप 150 साल बाद भी, लोग ये सोचते हैं कि हरियाणा तो कभी स्वतंत्र प्रदेश था नहीं, वो तो पंजाब से निकला है। वो पंजाब का हिस्सा कभी था ही नहीं, क्योंकि 90 साल पहले तो वो खुद लड़ रहा था। तो दिस इज़ द फॉल्टी बिलीफ जो रिपीटेडली आइदर थ्रू मीडिया और एजुकेशन ये हम पे इतना ज़्यादा वो हुआ फैलाया गया है कि हम उसके उस मापदंड से बाहर निकल नहीं पा रहे। उसका एक और कारण भी है कि क्यों नहीं निकल पा रहे। जैसे मैंने आपसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात की थी, आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आज के टाइम पर लगभग 125 साल पहले बनी थी। जब वोटिंग, मॉडर्न वोटिंग जो हम आप जान करते हैं, वो लगभग 125 साल पहले बनी। उस टाइम पे हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब प्रोविंस का। और पंजाब प्रोविंस ऊपर तक जा रहा था, मतलब लाहौर भी पंजाब प्रोविंस का हिस्सा बना हुआ था। अब उस पंजाब प्रोविंस को के अंदर जो पॉलिटिक्स थी, उस पंजाब प्रोविंस का हिस्सा हरियाणा बन गया। और हरियाणा के अंदर जो राजनीति हो रही है वो एक्चुअली हरियाणा की राजनीति नहीं कहलाई गई, वो पंजाब की राजनीति कहलाई गई। तो अगर सर छोटू राम अगर राजनीति करते हैं, वो पंजाब की राजनीति कहलाई गई। अगर पंडित नेकी राम को राजनीति करते हैं, पंडित श्री राम शर्मा को राजनीति करते हैं, तो वो पंजाब की राजनीति कहलाई गई। अगर छाजू राम बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बने, उनको हरियाणा का बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं, उनको पंजाब का। अगर लाला लाजपत राय हिसार के अंदर वकालत करते हैं और लाहौर के अंदर बड़ा नाम बन जाते हैं इस स्टेट की पॉलिटिक्स के अंदर, तो लाला लाजपत राय को आप हरियाणा का नहीं, आप पंजाब का बोल रहे थे। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है और ये जो पूरी कंफ्यूजन है, ये उसका नतीजा है, क्योंकि उससे पहले ऐसा नहीं था। अब हरियाणा का, और आप इस वजह से भी समझिए कि हरियाणा के अंदर, चाहे मैं महाभारत की बात करूँ या भगवत गीता की बात करूँ, ये धार्मिक क्षेत्र रहा है। लोगों के अंदर, लोग किसी भी जाति बिरादरी से आते हों, शिव भक्ति बड़ी क्रूर बनी है। अगर आप रेसलर से जानेंगे तो वो बताएंगे वो कितने बड़े हनुमान भक्त हैं। या अगर आप बनिया समाज से पूछेंगे, उनसे पूछिए कि आप वो कितनी बार साल के अंदर वृंदावन के चक्कर लगाते हैं। ठीक। या राम की बात करें तो चाहे अयोध्या में हो सकती है राम, तो पर यहाँ पर तो सैल्यूटेशन ही राम राम है। सच में। मतलब अगर आप अगली बार हरियाणा का कोई आप पॉडकास्ट करती हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन या नमस्ते की जगह आपका राम राम हो, तो वो ज़्यादा हरियाणवी को भी समझ आएगा कि हाँ भाई हमारी बात की। तो हरियाणा के अंदर भगवान या धर्म बहुत डीप रूटेड रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अब ये हिंदू धर्म रहा, और पंजाब के अंदर धीरे धीरे सिख धर्म अपने आप को धीरे धीरे पॉलिटिसाइज करना स्टार्ट किया। वो पॉलिटिसाइजेशन कैसे हुआ? वो अंग्रेजी सेपरेट इलेक्टोरेट आइडिया से हुआ कि जो सिख धर्म वाले हैं वो सिख धर्म वाले को ही वोट करके नेता बना सकते हैं। तो वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला जो सिस्टम था, उसने धर्म के आधार पर एक नई राजनीति की शुरुआत कर दी। और उसका कॉन्सिक्वेंस है, आप पंजाब और हरियाणा के अंदर क्लियर हिंदू सिख डिवीजन आप देख पा रहे हैं आज के समय पर। क्योंकि ऐसा नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपको भगवान राम के या कृष्ण की बातें नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। लेसन्स तो बड़ी जगह से लिए गए थे जो सारे के सारे उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए। परंतु ये पॉलिटिसाइजेशन जब हुआ फेथ का, उस वजह से डिविजन्स इतनी बड़ी, और वो डिविजन्स इतनी क्रूर हो चुकी हैं कि आप पंजाब को आज आप ये इमेजिन करते हैं कि वहाँ पर सिख मुख्यमंत्री हो सकता है और हरियाणा के अंदर शायद हिंदू मुख्यमंत्री होगा। 1900s के अंदर, उससे पहले अगर हम सोशल उसकी भी बात करें कि बिरादरियों की बात करें, तो 1900s के अंदर एक आई बिलीव इट इज़ कॉल्ड पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट, नहीं पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और समथिंग लाइक दैट। उसके अंदर ये डिवाइड किया गया था कि एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट कौन सी और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट कौन सी हैं, क्योंकि लैंड एलियनेशन बहुत हो रहा था। तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक्ट आया। तो और उसी टाइम पर मॉडर्न वोटिंग आई, उसी दौर के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी आए, उसी दौर के अंदर वकालत भी आई, लॉ भी आया, बार भी आया, और उस सब का एक कॉम्प्रिहेंसिव नतीजा। और उसी टाइम पर दुनिया भर के अंदर, इस देश के अंदर ही मॉडर्न डेमोक्रेसी के आइडियाज़ फिर से सर्कुलेट होना स्टार्ट हुए, जिसका नतीजा ये था कि ये जो स्टेट है इसके अंदर एक नई पॉलिटिक्स शेप होने लगी। उससे पहले पॉलिटिक्स क्या हो, उससे पहले आप समझिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डेमोक्रेसी क्या है?
लॉ, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी में या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर चुना कौन जाता है? जो अपनी वाणी से, अपने शब्द से लोगों को मंत्रमुग्ध कर कर अपने पास जोड़ के रखे और वो अपने काम से डिलीवरेबल दे। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार, इट्स सच अ ह्यूज थिंग, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा ऑरा है, हम इसके बाहर सोच नहीं पाते, हमें लगता है। पर आप ये समझिए कि 2 बार आप फुल मेजॉरिटी से आप प्रधानमंत्री बने, आप तीसरी बार भी एंटी इनकम्बेंसी या किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी को काट कर आप फिर से प्रधानमंत्री हैं देश के। ये कहाँ कौन इमेजिन भी कैसे कर सकता है? और ये देखिए, कांग्रेस इस बात की खुश थी कि भाई उनका परसेंट नंबर्स बढ़ गए, भाजपा इस बात की दुखी थी कि भाई वो क्लियर मेजॉरिटी नहीं पाए। स्केल्स का भी बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो हमेशा से ही मतलब पॉलिटिकली अगर आप देखें, इस तरह का एक जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके अंदर यू आर वोटेड बैक टू पावर बिकॉज यू डिलीवर्ड सम रिजल्ट्स, ओके। बट मॉडर्न डेमोक्रेसी से पहले क्या था? पीपल वुड रूल बाय द स्ट्रेंथ ऑफ देयर स्वॉर्ड। आपके पास मिलिट्री ताकत थी तो आप राज कर रहे होते थे। अगर कोई गवर्नर्स आपस में कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं मुगल काल के अंदर भी, या इवन अंग्रेजी हुकूमत 1857 से पहले, जब तक क्वींस प्रोक्लेमेशन नहीं हुआ था, तो गवर्नर्स क्या थे? वो आर्मी जनरल, वो जनरल्स ही तो थे, मिलिट्री जनरल्स थे। तो दे वर सपोज टू बी वेरी गुड विद स्वॉर्ड एंड वेरी गुड विद माइंड ऑल्सो। बट ये मॉडर्न डेमोक्रेसी आई है जिसके अंदर यू कैन ब्रिंग मॉडर्न लॉ भी आ गया, इलेक्शंस भी आ गए, जिसके अंदर आप लोगों को रैली कर सकते हैं किसी कॉज के लिए और उनको इतना चार्ज अप कर सकते हैं कि वोट आपको करें ताकि आप पावर में आकर ये काम डिलीवर करें। ये फ़र्क है डेमोक्रेसी में और प्री डेमोक्रेटिक टाइम्स के अंदर, एक बहुत मेजर फ़र्क है। वो फ़र्क हरियाणा के अंदर भी बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होता है कि उससे पहले तो हरियाणा के अंदर युद्ध पे युद्ध हो रहे थे, बट एक नया सिस्टम आया लगभग 125 साल पहले, जिसके अंदर कुछ व्यक्ति या कुछ लीडर्स इवॉल्व हुए जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर, उस मापदंड के अंदर अच्छे से सेट हुए, जिन्होंने लोगों की आवाज़ एक रूल बेस्ड ऑर्डर के अंदर, एक रूल ऑफ लॉ वाले सिस्टम के अंदर अपनी आवाज़ सामने रखनी स्टार्ट की और लोगों की हक मांगने लगे। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो हरियाणा के अंदर आता है, सर छोटू राम का आता है। उसी तरह जिन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जी, जमींदारा लीग और यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अब सर छोटू राम का इतना बड़ा ऑरा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उससे लगभग 100 साल पहले से, जब से आफ्टर क्वींस प्रोक्लेमेशन, आप ये भी समझिए कि एक इकोनॉमी जो है ना, अब आज से लगभग 200 साल पहले क्या हम कैमरा के पास बैठ के इस तरह के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते थे? क्या 200 साल पहले लोग सीए बनना चाह रहे थे या इंजीनियर्स बनना चाह रहे थे? लोगों के पास प्रोफेशनल क्या करना था, काम क्या था? या आप मुंशी बन सकते थे, या आप ट्रेडर बन सकते थे, मतलब ट्रेडर की कैटेगरी के अंदर आप मुंशी, सेठ कुछ भी बन सकते थे, या फिर आप खेती कर सकते थे, या आप मिलिट्री ज्वाइन कर सकते थे, या आप राजा बन सकते थे, या फिर आप ब्राह्मण बन सकते थे, ठीक, या फिर आप ऐसे मिनियल जॉब्स कर सकते हैं जिनके फाइट इतने वर्षों से दलित समाज और दलित समाज के नेता लड़ रहे हैं, ठीक। तो आपके पास, अगर आप पूरे ढंग से देखें तो आपके पास एवेन्यूज़ बहुत कम थे, ठीक, एवेन्यूज कम थे, तो मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम थी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम थी, तो इसका मतलब है इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी जनमानस के अंदर कम थे, ठीक। बट जैसे ब्रिटिश आए, एंड ब्रिटिश केम इन विद द स्ट्रेंथ ऑफ देयर ओन रेनेसांस, देयर ओन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देयर ओन मॉडर्न सिस्टम्स, उसके अंदर कुछ लोगों को इनकॉर्पोरेट किया गया उस सिस्टम के अंदर। जो अंग्रेजी बोलते थे उनकी बहुत वाहवाही होती थी। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है और आप अंग्रेजी हुकूमत के तंत्र के अंदर सेट बैठ सकते हैं तो आपको नौकरी भी मिल सकती थी। आप रेलवेज में हो या कहीं पे भी हो, आपको नौकरी में एब्जॉर्ब किया जा रहा था। परंतु अगर आपकी भाषा पे वो ये भाषा वाला तो एक लंबे समय तक चल भी रहा है। मतलब आज भी मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ी की वैल्यू उनसे पूछिए जिन्होंने अंग्रेज़ी नहीं जानी। गांव देहात के अंदर जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो अंग्रेज़ी पढ़े, सच में, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने मिस कर दिया, अगर हमें अंग्रेज़ी आई होती तो हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ पर होता। सच में वो जो डिफीटिज्म है या फिर वो जो इनसिक्योरिटी है इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओनली लास्ट 125 और 150 ईयर्स। ये तो मैकॉले नाश कर गए। हमें अपनी संस्कृति पर भी गर्व क्यों नहीं होने दिया?
वो अंग्रेज़ी हुकूमत के एजुकेशन सिस्टम का नतीजा था। वी कैन टॉक अबाउट इट, दैट्स अनदर टेंजेंट, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस समय पर, जब मैं आपको अर्ली 1900s की बात बता रहा हूँ, एक मॉडर्न पॉलिटिक्स शेप होने लगी और जिसके अंदर अलग अलग लोग अलग अलग तरह के राज करने लगे, और उस पॉलिटिक्स के अंदर सक्सेस पाने के लिए आपको कई नेता उभरे और उन नेताओं ने अपने समाज, अपने बिरादरी या अपने एरिया के लोगों की हक मांगना शुरू किया। उसमें एक लाला लाजपत राय जी आते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना की, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। उनका क्या रोल रहा इस हरियाणा के रीजन में? अब इसी तरह के, जैसे आपने लाला लाजपत राय की बात की या पंजाब केसरी की स्थापना की बात की या आपने कई आर्य समाजी नेताओं की बात की, आर्य समाज की बात मतलब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं 1920s वाला जो थॉट प्रोसेस है आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। मैं आपको ये भी बता दूँ 57 से लेकर 1920 का जो दौर है उसके अंदर हिस्टोरिकली जिस तरह से हम पढ़ते हैं हमें बताया जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे। ठीक, ये मूवमेंट्स बड़ा आसान तरीका है अंग्रेज़ों को हमें कुछ सेक्शंस के अंदर पढ़ने का। समाज ग्रो ही ऐसे करता है, समाज ऐसे ग्रो करता है जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। तभी हमारे यहाँ पर पंचायतों का इतना बड़ा तंत्र इतने सालों साल, हज़ारों साल से कंटिन्यू रहा है, क्योंकि कोई भी समाज प्रोग्रेस करता है आपस में बात करके। अगर आपको बदलाव चाहिए, आप बदलाव की बात करें, अपनी बात आगे रखें। इसी तरह से जो आइडिया है कि शास्त्रार्थ हुआ करते थे, क्या गौतम बुद्ध ने जब गौतम बुद्ध ने अपने और जितने भी संत महात्मा थे उन सबसे डिबेट्स में बात किया करते थे। उन डिबेट्स का नतीजा था, उन डिबेट्स में वो जीतते थे, तब वो निपुण कहलाते थे। और यही ट्रेडिशन इस देश के अंदर हमेशा से रहा है। ठीक, तो जैसे मैं बता रहा था कि सोसाइटी ऐसी इवॉल्व कर रही थी और अंग्रेज़ों ने रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स, इनको एकेडेमिया ने इस तरह से सेग्रीगेट कर दिया। परंतु इस दौर के अंदर हरियाणा के अंदर भी और पूरे देश के अंदर ऐसे कई ऐसे मूवमेंट्स चल रहे थे जो हिंदू समाज के अंदर अगर कोई कुरीतियाँ हैं उनको करेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया काम है, ऐसा नहीं है कि भाई कुरीतियों का करेक्शन या कोर्स करेक्शन पहले कभी नहीं हुआ, और ऐसा नहीं है कि वही हुआ तो उसके बाद कभी नहीं हुआ। हमारे देश की ये स्ट्रेंथ है कि हमारे देश के अंदर इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, हम इतने देवी देवताओं को मानते हैं। अगर आपको यहाँ पर सुख नहीं मिल रहा, आपको वहाँ सुख मिलेगा। अगर आपको वहाँ सुख नहीं मिल रहा, आपको वहाँ पे शांति मिलेगी। तो ये हमारे देश की, ये हेट्रोजेनिटी हमारे देश की स्ट्रेंथ है। तो ऐसा नहीं है कि भाई उसी दौर के अंदर बन रहे थे, पर उस दौर के अंदर आप ये कह सकते हैं कई ऐसे मूवमेंट्स उठे थे। तो जैसे धर्म सभा हो गई, या फिर राजा राम मोहन रॉय एक हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। उसी तरह से इस दौर के अंदर दयानंद सरस्वती जी आए। दयानंद सरस्वती जी का एक ब्रॉड आइडिया था बैक टू वेदास का, और उन्होंने कहा था, उनका मानना ये था कि पढ़ताई की वजह से या फिर कई पंडित, कई सारे हमारे हिंदू समाज को ऐसे कई सारे चैलेंजेस के अंदर ऐसे लपेट दिया है कि उनका उन बेड़ियों को तोड़कर उड़ने का या चलने का हौसला ही नहीं मिल पा रहा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मानना ये था कि आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म के जो बेसिक मोस्ट फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिस पर ये पूरी सिविलाइजेशन, ये पूरा का समाज एस्टैब्लिश्ड है, वो ऋग्वेद है, वो वेद है। आप वेद से अपनी शुरुआत करो, आप सिर्फ वेद को मानो। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था, और वेद की विद्या करके उन्होंने सत्यार्थ प्रकाशक डॉक्यूमेंट भी लिखा था। और पर कमाल की बात है, आर्य समाज was not just a Hindu revivalist movement, it was also a fiercely nationalist movement. अगर आप ये क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट देखें, आप गुजरात देखें, राजस्थान देखें, जितने नेता निकले थे वो लगभग सभी आर्य समाज की क्लास से करके निकले थे। आर्य समाज ने उस दौर में हिंदू धर्म के युवाओं को कॉन्फिडेंस दिया आगे बढ़ के कुछ करने का, जिस दौर के अंदर उनमें साहस नहीं था शायद अपनी जुबान भी खोलने का। दो व्यक्ति थे उस दौर में, स्वामी दयानंद सरस्वती और उस लगभग उसी समय के बात है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान के युवा के अंदर जो शक्ति पैदा कर दी वो आज भी छोटे नहीं छूट रही।
तो चाहे स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, इन्होंने अपने अपने तरीके से हमारे देश के युवाओं के अंदर वो कॉन्फिडेंस दिया था जिस वजह से वो आगे बढ़े। स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्योंकि हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट या रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के उसमें पैराडाइम के अंदर आते हैं, तो उन्होंने हिंदू धर्म के लिए भी बहुत चीज़ें की। तो अगर आप बात करते हैं हिंदू धर्म के अंदर, पहले शुद्धि की लंबी चौड़ी बात नहीं हुआ करती, आर्य समाज लेकर आए थे कि अगर आप रिकन्वर्जन करना है, कोई मुस्लिम अगर हिंदू बनना चाहता है तो कैसे होगा, रास्ता तो आर्य समाज ने दिखाया, क्योंकि उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक, और इसी वजह से और ऐसे और कई और करना, एजुकेशन लेकर आए, डीएवी स्कूल का संस्थान देखिए आप, पूरे देश के अंदर इतने सारे लोग हैं। ये तो आज हम एजुकेशन इतना कमोडिफाई हो गया है, पर इस देश के अंदर कितने ही बच्चे हैं जो डीएवी स्कूल से निकले हैं। हरियाणा के अंदर इतने बच्चे, हर जगह, हर जिले के अंदर आपको कोई डीएवी स्कूल या डीएवी संस्थान दिखता है। कॉलेजेस मिलते हैं और डीएवी या आर्य फिलॉसफी वाले कई आपको और स्कूल भी मिलते हैं, नॉट जस्ट डीएवी से। तो ऐसे इसी दौर के अंदर तो बेसिकली आर्य समाज का ये योगदान रहा कि एजुकेशन के थ्रू और वो कॉन्फिडेंस दिया कि लोग अपनी आवाज़ उठा सकें। और कई ऐसे पॉलिटिशियंस जो थे, चाहे आप लाला लाजपत राय की बात करें, पंजाब के श्री महात्मा हंसराज एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो सभी, चाहे आप श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें, या मतलब मैं कह रहा हूँ आप कांग्रेस में हो सकते हैं, आप गदर मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, आप किसी और जमींदारा पार्टी में हो सकते हैं, बट आप चारों तरफ देखेंगे आर्य समाज या आर्य समाज के आइडियल्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, अब बात करते हैं कि अलग अलग जो नेता हैं उनका रोल क्या था। देखिए, किसी भी नेता का बड़ा वो दौर ऐसा था कि जब आप ऐसे गुलामी में फंसे हुए हों, हर व्यक्ति ने अपने तरफ से बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो कहते हैं ना कि जब सेतु बांध रहे थे तो चाहे वो स्क्विरल हो जाए उसका भी रोल था, चाहे पक्षी था उसका भी रोल था, हाथी था उसका भी था, बंदर था उसका भी रोल था। सच में हर किसी ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी अपनी तरफ से भागीदारी की। क्या वो माँ, क्या भगत सिंह की माँ अगर उसके लिए खाना भिजवाती थी तो क्या उस माँ का रोल नहीं था? या उधम सिंह ने जिस गुरुद्वारे में रहकर अपनी थोड़ी प्रारंभिक शिक्षा ली हो, क्या उसका रोल नहीं था? या उसका रोल नहीं था कि रोहतक के अंदर कोई रतिराम नाम का लड़का था जिसने आवाज़ उठा ली थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, 15-16 साल का या शायद छोटा ही होगा लड़का, क्या उसका रोल नहीं था? या उन नेताओं का जिन्होंने, जैसे ताऊ देवीलाल के बड़े भाई थे साहिब राम, उन्होंने क्विट इंडिया के टाइम पर अपनी भागीदारी की थी, क्या उनका रोल नहीं था? या प्रोफेसर शेर सिंह का रोल नहीं था? या प्रोफेसर शेर सिंह जो डिप्टी चीफ सीएम मिनिस्टर थे रहे हुए हैं हरियाणा के, हाँ जी, पंजाब के, हाँ पंजाब के डिप्टी सीएम रहे, जॉइंट पंजाब के। तो चाहे आप आईएनए के अंदर, इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर इतने सारे हमारे यहाँ से हरियाणा से लोग गए थे, क्या उनका रोल नहीं था? तो किसी के भी रोल को ऊपर नीचे हाँकना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति 1947 तक अपना एड़ी चोटी का जोर इस बात का लगा रहा था कि कैसे अंग्रेज़ों को बाहर किया जाए। अब मैं उनकी बात नहीं करता जो अंग्रेजी लॉयलिस्ट थे, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ों को हुकूमत करने की जो कॉन्फिडेंस आया था वो भी हमारे देशवासियों ने ही दिया था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे उनकी आपस में नहीं बनती थी। उनकी आपस में बनने की वाली बात अलग है, पर ये है कि भाई अंग्रेज़ बहुत पावरफुल है, उनसे रिसोर्सेज के अंदर झगड़ा कर नहीं सकते, तो उनके साथ ही मिल जाओ। भाई रेलवेज बनाने वाला जो व्यक्ति थे या रेलवे ऑफिसर्स कितने सारे तो हमारे हिंदुस्तानी थे। ऐसा नहीं है कि भाई जनरल डायर ने जब जलियांवाला बाग में मैसेकर किया था उसके लिए बैंक्वेट नहीं रखा गया था रोहतक में, जिन्होंने रखा था वो अंग्रेजी चाटू ही तो थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई लोग मतलब गद्दारी नहीं थी, पर अच्छी बात यह है कि 1947 तक चाहे पॉलिटिकली देखिए, चाहे आप रेवोल्यूशनरी ढंग से देखिए, चाहे आप देखिए किसी ना किसी तरह का विद्रोह करके, चाहे आप पैम्फलेट से देखिए, आप किसी भी तरीके से देखिए कि लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और उसी का नतीजा है कि 1947 के अंदर आपको आज़ादी मिली। ठीक, वो आज़ादी आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ पॉलिटिक्स से मिली है, कि मतलब आप नेगोशिएशंस कर रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे थे, इस वजह से आज़ादी मिल गई। आज़ादी इस वजह से मिल रही है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ऐसे तैसे कर दी थी, और उसे आर्मी के अंदर हरियाणा के कितने युवा थे उसका भी रिकॉर्ड आप चेक कीजिए। ऐसा नहीं है कि रॉयल इंडियन नेवी की जब म्यूटनी हुई थी उसके अंदर नहीं था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हरियाणा में क्या योगदान था।
तो इन सारी चीज़ों को अगर हम व्यापक ढंग से देखें तो ये ज़रूर है कि भाई 1947 के अंदर जो आज़ादी मिली वो सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी, सिर्फ पॉलिटिकली रूल से नहीं मिली, बट ये है कि 1947 तक लगभग 50 साल के अंदर इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, रिफॉर्म्स आफ्टर रिफॉर्म, काउंसिल लेकर आए आप, असेंबली लेकर आए आप, 2 हाउसेस लेकर आए, आपने इलेक्शंस करवाए, वोटिंग पैटर्न समझ आए, किसके पास वोट की स्ट्रेंथ थी, किसके पास नहीं थी, कौन इलेक्ट होकर नेता बन सकता है या मंत्री बन सकता है। ये सारा का सारा तंत्र हरियाणा प्रदेश ने और इस देश ने ओवर दीज 45-50 ईयर्स देख लिया, और ये इतना इनग्रेन हो गया कि 1947 के बाद भी you could not imagine any other system. You found that this is the best system to go ahead. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे लिखा हुआ है, हमारे संविधान के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि आप वोट करके जीतोगे, आपके डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, फिर किसका प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं थॉट प्रोसेस के अंदर आपके पास उसी टाइम पे होना स्टार्ट की हुई थी, और दुनिया भर के अंदर उस वक्त इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ रहे थे। मॉडर्न डेमोक्रेसीज वर टेकिंग शेप देन। तो 1947 तक ये सारे के सारे पैरामीटर्स एस्टैब्लिश हो गए थे, और 47 के बाद आप जब देश आज़ाद हुआ तो मेरे ख्याल से पूरा देश ही और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो भी उतनी खुशी से झूम रहा था। 1947 से 1966 का जो दौर है वो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है मॉडर्न हरियाणवी पॉलिटिक्स का, जो मोटा मोटी बहुत लोग टच नहीं कर रहे जितना इफेक्टिवली उनको टच करना चाहिए। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जब 1957 के बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन अंग्रेज़ों ने लागू किया, तब बिकॉज उन्होंने भारतीय पॉलिटिशियंस को या भारतीय लोगों को कुछ पावर्स दिए, अधिकार दिए, क्या ये अंग्रेज़ों के अगेंस्ट की उनकी लड़ाई या उनकी जो आग थी अंदर की वो कम हो गई थी? देखिए 1857 के अंदर जब ये वॉर हुआ और उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि उससे पहले इट वाज द ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेंथ विच वाज कंट्रोलिंग दीज लैंड्स। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत, मतलब जो अंग्रेज़ सरकार है, क्वीन है, उन्होंने इस लैंड पर कब्जा कर लिया। मतलब जो भी वो बोलेंगे वैसा ही होगा। दे वुड अपॉइंट अ वाइसरॉय और जिसके अकॉर्डिंग सारा का सारा देश चलेगा। ये ज़रूर है कि जितना बड़ा ये वॉर बन गई थी उतना बड़ा इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था, पर और नेचुरल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लेकर आए, और उस चेंज के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस चेंज को कैसे, ये जो आग है इसको कंटेन किया जा सके। ठीक, कि कैसे हम ये कोशिश करें कि भाई बिरादरियां शायद कटें या लोग कटें, लोग एकजुट ना हो पाएँ किसी कारण की वजह से, जिस वजह से कभी इतना बड़ा युद्ध ना बन पाए। ठीक, इट वाज नॉट एन ईजी थिंग, मतलब दिल्ली आसान थोड़ी था लेना। ठीक, तो चेंजेस लेकर आए, तो उसी के अंदर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन आई, आपके पास ब्यूरोक्रेसी आई, आपके पास मिलिट्री को थोड़ा डिस्टेंट किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से, मॉडर्न जुडिशरी धीरे धीरे शेप होनी स्टार्ट हुई। उसी का नतीजा है कि थोड़ा और स्कोप दिया गया फॉर ऑल रिफॉर्मर्स टू प्ले देयर गेम्स। वो उसी का नतीजा है कि थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स भी इंटरवीन की गई। सी, पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन ना ऑफ योर डिसकंटेंट। भाई क्योंकि कांग्रेस से तृप्त हो गया था ये देश, तभी तो 2014 के अंदर बम्पर वोट पड़े प्रधानमंत्री मोदी को, वरना तो मैं नहीं मिलना था ना। आप 2014, अगर मुझे नहीं पता आपको कितना याद होगा, पर 2014 का जो दौर था वो ऐसी इतनी बड़ी वेव थी, पूरे देश के अंदर से चीखें निकल रही थी भाई कांग्रेस को हटाओ, सच में, मतलब सत्यानाश कर रखा है देश का। तो ये वोटिंग और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स गिव्स यू दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन कि आप अपना डिसकंटेंट बैलेट पे जाकर, आप ईवीएम पे जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। इफ यू आर हैप्पी विद इट, तो मोदी ने 2014 में अचीव किया, 19 में भी अचीव किया, 24 में भी अचीव किया, मीन्स पीपल आर हैप्पी विद इट। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो भी उसी दौर के बाद उन्होंने धीरे धीरे शेप देनी स्टार्ट की। धीरे धीरे इंडियंस की भी इंटरफेरेंसेस खोली थोड़ी, कुछ पावर्स दी उनको, पोर्टफोलियोज देने स्टार्ट किए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका रोल बढ़ाया गया,
हिंदुस्तानियों का और धीरे धीरे मतलब उसी से ही तो वो मॉडर्न पॉलिटिक्स से एक्सपोज हुए। यस। तो जो मॉडर्न इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो अंग्रेज़ों ने इसी वजह से धीरे धीरे देना स्टार्ट की कि शायद कुछ उधर शायद कुछ और वही कांग्रेस करना चाह रही थी। कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जिन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बनाई कांग्रेस स्वराज पार्टी। ठीक, उसके मेरे ख्याल से मोतीलाल नेहरू थे जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और ऐसे कई व्यक्ति थे। वो इसीलिए बनी ताकि आप इलेक्शन लड़कर काउंसिल के अंदर जाकर अपनी आवाज़ उठा सकें। ठीक, तो वो भी एक नतीजा इसी बात का कॉन्सिक्वेंस है कि वो रिफॉर्म इस तरह ले रहे थे। बट वो रिफॉर्म इसलिए नहीं थे कि भाई हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान को या भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। वो इसलिए थे क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट सर्व कर रहा था। वो इसलिए थे क्योंकि चाहे अगर आप वर्ल्ड वॉर के अंदर लेके यहाँ से लड़के लेकर जाया कर सकते थे युद्ध करने के लिए, यहाँ से पैसा लेकर जाया करते थे ताकि इंग्लैंड के अंदर कॉफर्स फिल किए जा सके। वो इसलिए नहीं थे कि वो परोपकारी फील कर रहे थे भारतीयों के लिए। मैं कॉलेज मिनट ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, कुछ भी करिए, अंग्रेजी हुकूमत ने ये इंश्योर किया हम फर्श पर आए। और अब हमारी बैटल ये है कि हम आगे अर्श पर कैसे पहुँचे। और जिस वजह से मैं रिपीटेडली ये शायद बात कह रहा हूँ कि 2014 भी ना इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसलिए बनता है क्योंकि उससे पहले आपके पास एवेन्यूज़ भी ज़्यादा नहीं थे, आपके पास एम्बिशन नहीं था। आप ये नहीं सोच सकते थे कि आप दुनिया में नंबर 1 किस चीज़ में बन सकें। वो जो कॉन्फिडेंस है वो 2014 के बाद आना स्टार्ट हुआ है। आज हम ये, मैं आपको शायद बता रहा था कि आप ये सोचिए कि हरियाणा के किसी गांव के अंदर, गांव से निकला हुआ लड़का ऑस्ट्रेलिया में बैठकर दुनिया का या देश का नंबर 1 सिंगर बनने का सोच सकता है। वो पहले अनइमेजिनेबल था हरियाणा के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ी चीज़ थी। जिनको पास एजुकेशन, म्यूज़िक या इस तरह का कोई एक्सपोजर ना हो वो भी ये एम्बिशन करें। या आप ये सोचिए इस देश के अंदर कई ऐसे युवा हैं जो ये सोचते हैं कि शायद दुनिया की नेक्स्ट टेस्ला वो बनाए। एंड हिंदुस्तान का एम्बिशन या भारत का एम्बिशन इस वक्त यहाँ नहीं अटका है कि हमें सिर्फ देश के लिए क्या करना है। हम ये सोच रहे हैं कि मैनकाइंड के लिए क्या कर सकते हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने ऐसे ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, आई डोंट मीन टू से कि प्रोग्रेस ओनली ऑफ इंडियंस पर से, प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। जैसे if somebody is trying to establish, Elon Musk is trying to establish a colony on Mars, or he's trying to send spaceships there, or he's trying to make the entire electric vehicle circuit in the world. He's doing something new, he's bringing some fresh technology. So he's imagining bigger things, and that I think वो confidence Indians में भी आना start हुआ है, और वो इसलिए हुआ है because you have leadership in place. तो of course that's a journey that we are on. अगर हम 90s के स्टार्टिंग की बात करें तो पूरे भारत में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का वर्चस्व था। एक था मुस्लिम लीग और दूसरा था इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन उस टाइम में यहाँ अगर हम देखें हरियाणा रीजन, पंजाब रीजन में सर छोटू राम जी ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी जी। तो ये यूनियनिस्ट पार्टी का, सर छोटू राम जी का क्या रोल था हरियाणा के लिए और हरियाणा को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए? देखिए स्वतंत्र राज्य तो नहीं, बट मैं हिस्टोरिकली अगर आपको एक बात बताऊं, छोटू राम जी या फिर सर छोटू राम का जो रोल रहा है हरियाणा के अंदर वो सेकंड टू नन है। आज उनको गए हुए मेरे ख्याल से 70-75 साल होने वाले हैं उनको गए हुए। आई एम श्योर इतने ही साल आगे भी उनका नाम याद रखा जाएगा, और उसके पीछे देयर आर ऑल द राइट रीजंस। सी आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब हरियाणा के अंदर मॉनसून की वजह से खेती के अंदर दिक्कत रहा करती थी, लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, किसान बेजुबान और बहुत आसानी से झुटलाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता था, एजुकेशन नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो चाहे लोन लेने के टाइम हो, चाहे फसल का सही रेट के टाइम हो, चाहे फसल को सही मापने का टाइम हो, वेट्स एंड मेजर्स लेने का टाइम हो, तो किसान बहुत सफ़र कर रहा था। पर किसान की आवाज़ उठाए कौन? क्योंकि सिस्टम्स तो नए आ गए थे भाई, खाप पंचायतें थोड़ी चला करती थी, विश्वास पे दुनिया नहीं चल रही थी क्योंकि मॉडर्न जुडिशल सिस्टम्स आ चुके थे। अब उस जुडिशरी के अंदर या उस रूल ऑफ लॉ के अंदर कौन उनकी आवाज़ उठाएगा? उसके अंदर सर छोटू राम आगे बने। सर छोटू राम की शुरुआत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, छोटे परिवार से आए थे, परंतु पढ़ाई में अच्छे थे। आगे बढ़ते बढ़ते सेंट स्टीफेंस कॉलेज गए,
फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ के वो भरतपुर राजा के लिए भी काम किया, उन्होंने एक और जगह काम किया, और अल्टीमेटली उनकी जर्नी उनको रोहतक के अंदर लॉ पढ़ के वो रोहतक बार के इंपॉर्टेंट मेंबर बन गए। अब उसी दौर के अंदर और कोई जाट लीडर नहीं थे या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसानी बैकग्राउंड से आते हों और इस वक्त कोर्ट के अंदर किसानों की आवाज़ उठा सकें। वो बनकर सर छोटूराम आगे बढ़े, और ऐसा नहीं है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जाटों की बात उठाई, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे अजगर का। अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, ये चारों क्लासेस पेजेंट्री में भी इन्वॉल्व है और मिलिट्री में भी इन्वॉल्व है। इन चारों क्लासेस के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने वकालत करनी स्टार्ट की। तो जब और कोई नहीं हुआ करता था तो किसानों का हक के लिए अगर कोर्ट के अंदर कोर्ट में अगर लड़ाई करनी थी तो कौन करते थे? छोटूराम क्या करते थे? धीरे धीरे यही वकालत धीरे धीरे उनको उनका वर्चस्व बढ़ा, उनके और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनकी प्रेजेंस होने लग गई, लोकली उनका एक नाम बनने लगा। और उन्होंने 1920s में जब मॉडर्न इलेक्शंस आ गए, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ चुनाव लड़ने लग गई, तो उस टाइम पे फिर उन्होंने भी पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री ली और उन्होंने ज़मींदारा लीग या यूनियनिस्ट पार्टी का हिस्सा बने। अब यूनियनिस्ट पार्टी कायदे से, अब आपने जैसे बात की ना, इस देश के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग चल रही थी, पर यूनियनिस्ट पार्टी कई हिस्टोरियंस ऐसे देखते हैं कि वॉज वन ट्रूली सेक्युलर पार्टी। वो ये कहते हैं कि उसके हिंदू, मुसलमान, सिख तीनों ही थे और तीनों ही अपनी अपनी पॉलिटिक्स पैरेलली मैनेज किया करते थे। पर हरियाणा क्षेत्र के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी या ज़मींदार लीग का जो वर्चस्व था उसको बनाने, बढ़ाने और उसको प्रॉस्पर करने के अंदर अगर किसी व्यक्ति का रोल था वो सर छोटूराम थे। और सर छोटूराम ने ये इसलिए कर पाए क्योंकि ये क्षेत्र के अंदर किसानी बहुत थी और किसान के हक की आवाज़ उठाना सर छोटूराम ने अपना मकसद बना रखा था। और उसी का नतीजा है भाई कई सारे, आई हैव डिटेल्ड दो ऑल दोज एक्ट्स इन माय बुक ऑल्सो, कि ऐसे कितने सारे एक्ट्स थे। ही वॉज ऑल्सो रेवेन्यू मिनिस्टर एट वन पॉइंट। कितने सारे एक्ट्स थे जिनके अंदर उनका ही सिग्निफिकेंट रोल है, अगर वो ना होते वो एक्ट्स ना आते। और वो सारे एक्ट्स, लगभग सभी वो जो एक्ट्स थे वो किसान के हित को आगे रख कर रखे गए, बनाए गए थे। सो सर छोटूराम का इसलिए इतना बड़ा रोल है। और उनका ऑरा, बिकॉज ऑफ द वर्क दैट ही डिड, ही ऑल्सो बिल्ट यूनियनिस्ट पार्टी इन दिस रीजन। तो यूनियनिस्ट पार्टी इफेक्चुअली अगर आप देखें शायद 1945 तक इस एरिया के अंदर, 1946 के चुनाव से पहले भी यूनियनिस्ट पार्टी ही थी। मतलब अंटिल द इलेक्शंस बिगैन इन द रीजन, यूनियनिस्ट पार्टी वाज रूलिंग ओवर एवरीथिंग इन द स्टेट अंटिल 1946। ठीक। एंड उसके बाद ये हुआ था कि भाई कांग्रेस का वर्चस्व बनना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जब तक 1945 तक सर छोटूराम जीवित थे, छोटूराम जब तक जीवित थे तब तक यूनियनिस्ट पार्टी का इस रीजन के अंदर दबदबा था, उनके जाते ही खत्म हो गए। फिर उस छोटूराम जी के जाने के बाद से जब हरियाणा एक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ, तब तक फिर हरियाणा में क्या चल रहा था? देखिए 1946 के अंदर जो देखिए कांग्रेस आई, 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंजाब प्रोविंस जो है उसका बंटवारा हुआ। तो एक सबसे बड़ी कहानी जो इस दौर के अंदर आती है कि सबसे पहले एक सोशल चेंज आना स्टार्ट हुआ, हरियाणा का समाज बदलना स्टार्ट हुआ। हरियाणा के अंदर उससे पहले जितने भी शहर थे वो अधिकांश रूप से मुसलमानों के, वो मुस्लिम्स बहुत रहा करते थे वहाँ पर। वो मुसलमान गए पंजाब, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान से रेफ्यूजीज बन के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए। तो कई लोग पंजाब गए, बट एसेंशली कुरुक्षेत्र था जो सबसे बड़ा कैंप बना था उस टाइम पे। कुरुक्षेत्र कैंप के जो कैपेसिटी, इसका 4 टाइम्स कुरुक्षेत्र कैंप ने होस्ट किए लोग, और वो लोग हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह रहे। उसके अंदर अधिकांश कौन थे? वो पंजाबी, वहाँ से निकल के वो खत्री हिंदू थे जो यहाँ पर बने। आज हरियाणा के अंदर एक नई आइडेंटिटी बार बार डिस्कस होती रहती है और उसको ऑलमोस्ट लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे वो कास्ट है, कि ये पंजाबी है। वो पंजाबी है, 75 साल पहले उनके दादा या परदादा आए होंगे हरियाणा के अंदर, अब भी वो अपने आप को पंजाबी बोले तो शायद मतलब ये सोचने वाली बात है, पर वो खत्री थे बाय कास्ट। दूसरी चीज़ क्या हुई उस दौर के अंदर, हरियाणा के अंदर 2 चीज़ें बन रही थी। पंजाब के अंदर सिख पॉलिटिक्स का नतीजा ये था, एक आवाज़ उठनी स्टार्ट हुई कि पंजाब को अलग से एक सिख राज्य बनाना चाहिए। ठीक। इसी वजह से कई लोग बोलते हैं कि हरियाणा का बनना इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पंजाब पार्टीशन, बट दैट इज़ अ फॉल्टी स्टेटमेंट। आई विल टेल यू व्हाई।
वन, द हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, द कंबाइंड हिस्ट्री ऑफ हरियाणा एंड पंजाब वाज नॉट ओल्डर देन 90 ईयर्स। 58 में इकट्ठे हुए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया रिकॉर्डिंग में। 1947 आते आते हमें ये दिख रहा है कि हरियाणा के कई लोग अलग अलग जगह से बोलना स्टार्ट हो गए कि हमें बिकॉज द इंग्लिश वांटेड टू teach us a lesson, or the English wanted to punish us, which is why they joined us with Punjab. Otherwise there is no connection between the two regions. Now I won't say that there is no connection at all. I would agree कि भाई अगर जाट यहाँ पर हैं तो जट सिख वहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है। पर ये बात ज़रूरी है, हिस्टोरिकली ये रीजन इतना कनेक्टेड नहीं था। इनफैक्ट चंडीगढ़ अगर आज हम नोडल पॉइंट बनाते हैं हरियाणा पंजाब के बीच में, चंडीगढ़ इज अ कॉन्सिक्वेंस, वो तो बनाया गया ना, इट्स अ ग्रीन फील्ड कैपिटल। उससे पहले तो नहीं थी चंडीगढ़। पर ये बात ज़रूर है कि अगर आप सतलुज के उस तरफ जाते हैं तो वो क्षेत्र अलग दिखता है, आपको फील भी होता है, लोगों के चाल चरित्र सब कुछ थोड़ा डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाता है। पर हरियाणवी लीडर्स ने ये बोलना स्टार्ट किया कि भाई ऐसा नहीं है कि हम साथ थे, हम तो साथ इस वजह ऐसे हैं क्योंकि इंग्लिश वांटेड टू टीच सच ए लेसन, पनिशमेंट थी वो। बट 1947 के अंदर क्योंकि सिखों ने ये स्टार्ट कर दिया था, तो हरियाणा के अंदर भी एक पैरेलल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। उस पैरेलल मूवमेंट के करता धरता कौन थे? कई आर्य समाजी नेता थे। उस मूवमेंट के हेल्म पर कौन थे? हेल्म पे लीडर्स थे जैसे प्रोफेसर शेर सिंह, ताऊ देवीलाल, ठीक, मूलचंद जैन जी, ठीक, ताऊ देवीलाल जो आगे जाके 3 लाल ऑफ हरियाणा उसमें जो आते हैं जी। फिर कई ऐसे और आर्य समाज जैसे झज्जर गुरुकुल या रोहतक गुरुकुल के जो बड़े आर्य समाजी स्वामी जी थे, तो ऐसे कई लोग, ओमानंद सरस्वती जी का नाम आता है या कई और आर्य समाजी नेताओं का नाम आता है। उन सब की वजह से जिसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ या बैकबोन बने हुए थे प्रोफेसर शेर सिंह, और ताऊ देवीलाल बन रहे थे रैलिंग पॉइंट के लोगों को जोड़ने का। ठीक, तो जैसे ही पंजाब के अंदर पंजाब स्टेटहुड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, हरियाणा के अंदर भी स्टार्ट हुआ कि हरियाणा को अलग बनाओ। ठीक, इसका पहला एक्सप्रेशन था, लड़ाई हुई लैंग्वेज के ऊपर कि भाई पंजाब के अंदर लोगों ने बोला कि हमें पंजाबी चाहिए गुरुमुखी स्क्रिप्ट के अंदर। याद रखिए उससे पहले गुरुमुखी में नहीं लिखी जा रही थी इतनी ज़्यादा पंजाबी। गुरुमुखी स्क्रिप्ट में पंजाबी लिखे जाना इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पंजाब स्टेटहुड मूवमेंट। और लैंग्वेज फॉर्मूला ये बोलता था कि पंजाब के अंदर आप वो पढ़ाएंगे और हरियाणा के अंदर आप पढ़ाएंगे हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। तो लैंग्वेज के बेसिस पे 2 भाग होने स्टार्ट हुए क्षेत्र के। कोशिश ये की गई जो लोग हिंदी भाषा अच्छे से बोलते हैं उनका इंटरेस्ट रखा जाना चाहिए, कायदे की बात है। वैसे ही पंजाब के लीडर्स ये चाह रहे थे कि या जो लोग सेपरेट, जो अकाली नेता थे जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, अकाली नेता ये चाहते थे कि पंजाबी को हेल्म पे रखना जाना चाहिए। तो चलिए लैंग्वेज फॉर्मूला आया, फिर एक रीजनल फॉर्मूला आया कि 2 रीजन्स डिवाइड हो गए, पंजाबी स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग रीजन, और उन दोनों रीजन्स के अंदर अलग अलग कमिटीज़ बन गई जिसके रिकॉर्ड करेंगे कैसी डेवलपमेंट हो रही है। बट और डिमांड रखी गई कि पंजाब स्टेटहुड मूवमेंट और हरियाणा स्टेटहुड मूवमेंट की तरफ से भी कि जब देश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, मेरे ख्याल से 1953 के अंदर जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, या 53 में कमीशन बैठी थी और उसका एक्ट मेरे ख्याल से 56 में आया था, कुछ ऐसा एक फिगर है। उसका नतीजा ये हुआ था कि बाकी कई सारी नई स्टेट्स बन गई पर पंजाब डिड नॉट बिकम अ सेपरेट स्टेट। उसी टाइम पे हरियाणा के ये पंजाब की राजनीति के अंदर इस तरह के टर्मोइल फैला हुआ था कि जिसके अंदर प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री बनते हैं। पर प्रताप सिंह कैरों का मुख्यमंत्री बनना भी इसलिए संभव हो पाया कि हरियाणा क्षेत्र के जो नेता थे, जिसके अंदर प्रोफेसर शेर सिंह और ताऊ देवीलाल हैं, तो प्रोफेसर शेर सिंह और ताऊ देवीलाल ने प्लान किया था कि प्रताप सिंह कैरों को आप मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रताप सिंह कैरों के डेप्यूटी बनेंगे प्रोफेसर शेर सिंह। और उस वक्त ये भी डिस्कशन हुई थी कि ये हिंदी रीजन के इंटरेस्ट, हिंदी रीजन जो आज मॉडर्न हरियाणा है, इसके इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा, हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों का ख्याल रखा जाएगा और इस क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट होगी। हाउएवर कई रिकॉर्ड्स बोलते हैं और उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि कहा जाता है कि वो नहीं रखा गया, जिस वजह से प्रोफेसर शेर सिंह ऑल्सो बिकेम द ओनली गाइड जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं नहीं बनूंगा। पर और वो कमाल की बात यह है कि हरियाणा बना, प्रदेश बना भी नहीं था, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, हरियाणा लोक समिति। मेरे ख्याल से 61-62 का चुनाव था, हरियाणा लोक समिति ने लड़ा था। आप सोच के देखिए, अभी राज्य नहीं बना पर हरियाणा लोक समिति पार्टी चुनाव लड़ रही है। ठीक,
टू प्रोग्रेसिव डिसीजंस फ्रॉम बैक इन द डे, वेरी इंस्पायरिंग इन दैट मैटर। हरियाणा लोक समिति ने चुनाव लड़ा और झज्जर रोहतक के अंदर अपनी प्रेजेंस मार्क करवाई, परंतु जो कांग्रेस लीडरशिप थी ऑफ द डे was not interested in making a separate state of पंजाब और हरियाणा, so much so that जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने, जो हरियाणा प्रदेश बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने, वो चाहते ही नहीं थे कि हरियाणा प्रदेश बने। अच्छा। 1961 के बाद कांग्रेस ने एक जितने भी लेजिस्लेटर्स थे कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने एक मेमोरेंडम बना के भेजा जिसके अंदर वो बोल रहे थे कि कांग्रेस की जो अभी चल रही स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर या गवर्नमेंट की जो चल रही स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर रीजनल फॉर्मूला डेवलप हुआ है, उसी को कंटिन्यू करो, स्टेट अलग करने की जरूरत नहीं है। तो पीपल हु डिड नॉट, दिस इज एन आयरनी और दिस इज हाउ फेट वर्क्स, कि जो व्यक्ति चाहता ही नहीं था कि राज्य बने वो राज्य का मुख्यमंत्री बने। मैं बात कर रहा हूँ भगवत दयाल शर्मा जी की। अब भगवत दयाल शर्मा जी भी, उनका भी राज इस बात का है कि प्रोफेसर शेर सिंह को उन्होंने हराया। ठीक, नतीजतन बात असल में फिर ये हुई कि हरियाणा के अंदर भी एक बहुत सॉलिड मूवमेंट चल रहा था स्टेटहुड का, और ना 1965 हुए, 66 हुए, 65 तक इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्रोफेसर शेर सिंह ने एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसके अंदर उन्होंने आर्ग्यू किया था कि हरियाणा को अलग प्रदेश इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट पैरामीटर्स जो हैं उसके अंदर हरियाणा बहुत पिछड़ा है। इनफैक्ट चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स देखें तो अगर 110 में, नंबर्स कुड बी रॉन्ग, वो मैंने अपनी बुक के अंदर हाईलाइट किए हैं कि अगर 110 IAS ऑफिसर्स हैं या फिर 110 ऑफिसर्स हैं गजेटेड ए या सीनियर ऑफिसर्स पूरे प्रोविंस के अंदर, उसके अंदर हरियाणा के लोगों में उनके 4 या 5 नंबर होगा और बाकी सब पंजाब से, या स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर जो हैं उसके अंदर 100 नंबर होगा और उसके अंदर ऐसे करके, तो बहुत सिग्निफिकेंटली लो था। सड़कों के मामले, इरिगेशन के मामले में, बिजली के मामले में, बिजली के नेटवर्क के मामले में, एनिमल हस्बेंड्री के मामले में, फार्मिंग के मामले में, किसान से क्या लिया जाता है, किसान को फसल का कितना मुआवजा देना है या सीड उसे कहाँ से मिलेगा, हर एक मामले में हरियाणा पिछड़ा हुआ था पैरामीटर्स में। तो हक तो हरियाणा का बनता था कि उसको अलग प्रदेश बनाया जाए। What was Punjab's reason? Punjab wanted a separate state because they wanted a different language, different religion, कि उस स्टेट के अंदर वो बने। उसी का कॉन्सिक्वेंस है आज खालिस्तान का युद्ध बना हुआ है। हरियाणा क्या चाहता था कि हरियाणा के अंदर डेवलपमेंटल डेफिसिट है एंड वी वांट अ सेपरेट स्टेट सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर स्टेट, बिकॉज पंजाब वुड नॉट लेट इट। तो ये डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे ख्याल से 63 में लिखा था, 65, 64, 65 में भी रिप्रेजेंट किया गया, जिसका नतीजा ये बना। और प्रोफेसर शेर सिंह ने सेव हिंदी एजिटेशन भी स्टार्ट किया। सेव हिंदी एजिटेशन, दीज डॉक्यूमेंट्स, ऐसे एजिटेशंस की वजह से हुआ क्या कि पूरे प्रदेश के अंदर ये जो अम्बाला डिवीज़न हो गया ना, पंजाब प्रोविंस का अम्बाला डिवीज़न जो आज हरियाणा बनाता है, उसके अंदर लोगों के बीच में से आवाज़बंदी स्टार्ट हुई कि हमारे साथ गलत हुआ है एंड वी वांट अ सेपरेट स्टेट। और दैट बिकेम अ कॉमन टॉकिंग पॉइंट। Say because of all those agitations and writings, you became aware, I became aware of it, our camera persons became aware of it कि भाई क्यों बनना चाहिए। और फिर वो धीरे धीरे राइज हुआ वो सेंटिमेंट कि नहीं भाई हमें अपना अलग प्रदेश बनाना है, और उसकी डिमांड अल्टीमेटली फ्रक्टिफाई हुई व्हेन हरियाणा बिकेम अ सेपरेट स्टेट इन 1966, 1 नवंबर 1966। इनफैक्ट ग्लैड वी आर रिकॉर्डिंग दिस टुडे, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, हरियाणा ने अपना स्टेटहुड बनाया जी। तो ये जर्नी जो थी, ये फॉल्टी डिविजन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन ये बोलती है कि हरियाणा वाज मियरली अ कोइंसिडेंस या कॉन्सिक्वेंस ऑफ पंजाब स्टेटहुड मूवमेंट, दैट इज़ रॉन्ग। हरियाणा के अंदर भी एक पैरेलली बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रहा था, जिसकी शुरुआत प्रोफेसर शेर सिंह ने, शुरुआत तो काफ़ी और भागीदारी तो बहुत लोगों की थी, उसके हेल्म पर प्रोफेसर शेर सिंह बैठे थे। अर्जुन जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें हरियाणा के बारे में, हरियाणा के राजनीति के हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स आपने हिस्ट्री के ऐसे बताए जो शायद उसकी इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छी तरह से लिखी नहीं गई है या अवेलेबल नहीं है इजीली। तो थैंक यू सो मच। हम आपसे फिर से बात करेंगे हरियाणा जब स्थापन हुआ एज अ सेपरेट स्टेट, उसके बाद की राजनीति के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me. I had a great time chatting with you. I hope आपको भी कुछ जो मैं किस्से कहानियाँ बता पाया आपको अच्छा लगा हो।
पर हरियाणा के बारे में मेरे एक मित्र हैं, वो बोलते हैं कि मैं थोड़ा हरियाणा से ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे नहीं लगता था, पर कभी कभी लगता है कि शायद रिसेंटली लगने लगा कि शायद थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ। हरियाणा के बारे में बहुत किस्से कहानियाँ हैं, समाज के बारे में बहुत किस्से कहानियाँ हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, करना चाहता भी हूँ। और कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, एज इन द थॉट प्रोसेस यही है कि अगर आप हिस्ट्री समझते हैं तभी आप प्रेजेंट चैलेंजेस को या फ्यूचर सॉल्यूशंस को ढूंढ सकेंगे। और वही मेरा थॉट प्रोसेस है जिस वजह से मैं करता हूँ। एंड आई थिंक एंड आई होप योर व्यूअर्स एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस मोर। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू इनवाइटिंग सो मी। मच। थैंक यू सो मच।